आइए आंटी, बैठे। तुम्हारे अब्बू हैं घर पे ना बेटा? जी घर पे हैं, मैं बुला के लाती हूँ, बैठे। अरे जुबैदा बहन, आप? क्यों भाई, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती क्या? नहीं नहीं, ऐसी भला क्या बात है। 100 बारी आए, लाख बारी जम आए मेरी बहन। उधर क्यों खड़ी हो? जुबैदा बहन इधर आओ ना। नहीं भाई, मैं इधर ही ठीक हूँ। बैठो। लेकिन जुबैदा बहन, सवेरे सवेरे, मेरा मतलब है कि खैरियत तो है ना? बस एक दरख्वास्त करनी थी, इसलिए सोचा कि आपके घर से निकलने से पहले ही मिल लो। तू हुक्म तो कर। हाँ बोल, क्या बात है? हुक्म नहीं अनैत भाई, अर्ज है, एक सवाल है। सवाल? लो तो सही। ओए भैना, पहेलियां ही बुझाई जाएगी या कोई बात भी करेगी? हाँ बोल तो सही, बात क्या है? अनैत भाई, बच्चे जवान हो गए हैं, अब उनकी शादी के मुतालिक भी हम नहीं सोच रहे। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है जुबैदा बहन। आजकल के ज़माने में देखो ना, ये फ़र्ज़ जितनी जल्दी अदा हो जाए उतना ही बेहतर होता है। इसीलिए आज मैं सवाली बनकर तुम्हारे घर आई हूँ। मेरी झोली में सादिया को डाल दो। जुबैदा बहन, मैं तुम्हारी बड़ी इज्जत करता हूँ। मैं क्या, बल्कि सारा पिंड तुझे कदर की निगाह से देखता है। ज़िशान पुत्र भी अच्छा लड़का है, मुअज़्ज़ज़ पेशे से वाबस्ता है, और फिर पूरी कौम उस्ताद को कदर की निगाह से देखती है। लेकिन लेकिन जुबैदा बहन, बुरा मत मनाना कि उस्ताद को हाथ उठा के सलाम तो किया जा सकता है, लेकिन बेटी का रिश्ता नहीं दिया जा सकता। चांदनी, क्या बात है? तू सवेरे सवेरे इतनी उदास क्यों बैठी हुई है? कुछ नहीं मासी, अकेला बंदा कुछ ना कुछ तो सोचता है ना। मुझे पता है तू क्या सोचती है। साहिद जमाल रात को फिर नशा करके आया था ना? जी मासी। तुझे तो नहीं कुछ कहा उसने? नहीं नहीं मासी, उन्होंने भला मुझे क्या कहना है। दिए, ये नशे की लत तू ही उससे छुड़वा सकती है। नाश्ते के वक्त बात किया कर, उस वक्त तो उसका नशा उतर चुका होता है और सारी बातें उसकी समझ में आती हैं। ले फिर मैं ज़मीनों पे जा रही हूँ। मज़ारे वक्त पे ना दूध पहुँचाते हैं, ना अंडे, ना सब्जियाँ। चलती है, तू जाए जमाल को नाश्ता बना के दे। मैं हुणे आती हूँ।
नाश्ता तो कर ले। मेरा मूड नहीं है। पर मेरा तो है। तो तुम कर लो, मैंने तुम्हारे मुंह में नवाले डालने। ये रात से आपको क्या हो गया है? अक्ल आ गई मुझे। आखिर मेरा कसूर क्या है? आपने मुझे थप्पड़ मारा, मैं चुप कर गई ये सोचकर कि आप नशे में, लेकिन अब नशे में तो मुझे होश आता है। खरे और खोटे की पहचान होती है मुझे। सुग्गड़ और गवार में फर्क समझ आता मुझे। देखिए, आप भले मुझे मार लें, पर मेरे साथ ऐसा रवैया ना करें। मैं आपकी बीवी हूं, आखिर मैं भी इंसान हूं। मैं जानवर हूं? खुदा के वास्ते आप वो थप्पड़ वाली बात भूल जाए। उस वक्त आपका मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं था, पर अब मैं आपकी बीवी हूं। इसीलिए तो मेरा दर्द फिर से जिंदा हो गया। अगर तुम मेरे सामने ना होती तो मैं भूल जाता वो थप्पड़। लेकिन अब जब तुम मेरे सामने आती हो, मेरा दर्द फिर से जाग जाता है। अगर आप वो बात भुला नहीं सकते थे तो मुझसे शादी क्यों की थी? तेरा गरूर तोड़ने के लिए, तेरी खुदसरी को सर करने के वास्ते। तुम मेरी बीवी नहीं, सिर्फ मेरी जिद हो। जिद। तुम अपने लिए कोई अच्छा सा घर देख लो। घर तो मैंने देख लिया है। अब तो बस उस पर शिफ्ट होना चाहती हूँ। अरे ये तो तुम्हारा ही है। अपनी चीज के लिए इजाजत की जरूरत नहीं होती। हाँ, लेकिन मेरे पाँव में एक जंजीर है। जंजीरें तो तोड़नी पड़ेंगी। जिंदगी की मुश्किल राहों पर चलते हुए बड़े बड़े फैसले करने पड़ेंगे। यही तो प्रॉब्लम है। क्या करूं? आज अगर मंजिल मेरे सामने है और जिसके लिए मैं घर से निकली हूं, तो मेरे पाँव में एक समाजी बंधन है। देखो, हमारा जो फैसले इंसान की जात के साथ जुड़े होते हैं ना, वो उसको खुद करने चाहिए। इस मामले में मैं तुम्हें किसी भी किस्म का कोई मशवरा नहीं दूंगा। वही लोग दुनिया में कामयाब होते हैं जो अपनी डिसीजंस खुद लेते हैं। इंसान का हाथ पकड़कर आप बाजार में भीख तो मांग सकते हैं, लेकिन बाजार खरीद नहीं सकते। You got it? बिल्कुल ठीक बात की आपने। लेकिन अगर कोई चाहने वाला फैसला करने में हिचकिचा रहा हो, तो उसकी रहनुमाई तो करनी चाहिए ना। हाँ, देखो, हमारा मशवरा जो है ना, वो हमेशा दिल से करना चाहिए, और फैसला दिल और दिमाग की मुतफक्का राय के बाद। हाथ की छोटी उंगली इसलिए अहम होती है क्योंकि वो जिस्म का हिस्सा होती है, पर वो हाथ को ऐबदार बना देती है। उसको काट देने से
वक्ती तौर पे दर्द जरूर होता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन दिल को रिलीफ मिलता है, हाथ को हुस्न मिलता है। मैं तुम्हारी निजी जिंदगी के किसी भी मामले में किसी भी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं करना चाहता, और ना ही मैं तुम्हें कभी कोई मशवरा दूंगा। हाँ, अगर कभी मेरी हेल्प की जरूरत पड़े तो बिला झिझक बता देना, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी है। इसका फैसला करने का हक भी तुम्हें ही हासिल होना चाहिए। रिगार्ड इट। जो कुछ मैं समझ सकता हूं बेटी, वो तुम नहीं समझ सकती। जिंदगी के मामलात हमवार नहीं होते, इनमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसलिए बेटी बड़ी दूर अंदेशी से काम लेना पड़ता है। लेकिन अब्बू जी, मैं ज़ीशान को पसंद करने लग गई हूं, और आप मेरा यकीन करें कि मैं उनके साथ खुश रह सकती हूँ। जिंदगी जज्बात के सहारे नहीं काटी जा सकती। मेरी बात को समझने की कोशिश करो बेटी। जो स्कूल मास्टर तुम्हें 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता, भला मोहब्बत क्या देगा? मुझे माफ कीजिएगा अब्बू जी, लेकिन जिंदगी और मशीनरी में जमीन आसमान का फर्क होता है। मशीनरी पेट्रोल के बगैर नहीं चलती, पर जिंदा रहने के लिए रोटी के अलावा और भी चीजों की जरूरत होती है। और फिर रोटी तो नसीब से मिलती है। अगर रिस्क अकल से कमाया जाता तो सारे बेवकूफ भूखे मर जाते। इसका मतलब है कि ज़ीशान ने तुम्हें पूरी तरह से वरगलाने की कोशिश की है। घटियापन का मुजाहरा किया उसने, मेरे एतमाद को धोखा दिया है, और तुम्हारी मासूमियत और भोलेपन से फायदा उठाकर अपनी महरूमियों को खत्म करने की कोशिश की है उसने। नहीं अब्बू जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मेरा यकीन करें, इसमें ज़ीशान का कोई कसूर नहीं है। मेरा है कसूरवार तो मैं हूं, मैं। इसलिए कि सोने की कान पर चोर को पहरेदार बिठा दिया। लेकिन मुझे उस वक्त उसकी असलियत का इल्म नहीं था। अब बताऊंगा उसे उसकी औकात, पूरे स्याह को सबक के साथ। अब्बू जी, अब्बू जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। वो साहिद कहाँ है? वो दरअसल आज हम लोगों ने डीसीओ साहब के रेस्ट हाउस पर खाने के लिए जाना है। वो अंदर अपने कमरे में है। जाहिद, छुट्टी वाले दिन ये सरकारी मुलाजिम सुबह सवेरे उठना गुनाह समझते हैं। अरे आशी, वेलकम वेलकम। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सबसे तुम्हारी शादी हुई है, तुमने तो घर से निकलना ही छोड़ दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस आ ही रहा था।
अच्छा देखो, बहुत देर हो गई है और सब लोग तुम्हारे ऑफिस में इकट्ठे हो चुके हैं और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और डीसी साहब आधे घंटे में पहुंचने वाले हैं। अगर वो हमसे पहले पहुंच गए और हम बाद में पहुंचे तो फिर? अच्छा है ना, हमारे जाने से पहले ही उस गली में हमारे चर्चे हो जाए। अच्छा चलो, बहुत देर हो गई है, चलो। हमारा मुझे समझ नहीं आ रही है तुम क्या कर रही हो? हम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। बॉस ने मुझे नया घर दिया। बॉस ने नया घर दिया? लेकिन किस मकसद के लिए? ये वही सवाल है सिकंदर, जिसका मकसद सिर्फ वक्त और मौका जाया करने के अलावा कुछ नहीं है। हम कहीं शिफ्ट नहीं हो रहे, हम यहीं रहेंगे इसी घर में, समझी तुम? शिफ्ट हो रहे हैं। बात समझने की कोशिश करो सिकंदर। जब किस्मत हमारे दरवाजे पे दस्तक देने ही लगी है तो हमें दरवाजा खोलना चाहिए। जिन ख्वाबों की खातिर हम घर से भागे हैं, वो ताबीर लिए चंद कदमों के फासले पर हमारे इस्तकबाल के लिए खड़े, तो तुम क्यों करे इस तरह? जिस भूख, अफलास और महरूमी के डर से हमने गांव छोड़ा है, अगर उसी के साथ यहां भी रहना तो फिर ये सब कुछ करने का क्या फायदा था, क्या मकसद था? For God's sake सिकंदर, मेरे रास्ते की रुकावट मत बनो। ये शहर है शहर, गांव नहीं है हमारा। यहाँ की पुरपेश गलियों में जो एक बार भटक जाए ना, उसको सही रास्ता नहीं मिलता। यहाँ हर दरवाजा फरेब की एक नई दुनिया में जाके खुलता है। मुझे लगता है कि तुम्हें कामयाबी और तरक्की के झूठे ख्वाब दिखाकर गुमराह किया जा रहा है। यहाँ बगैर मकसद के कोई सलाम का जवाब नहीं देता, वहां पे घर और गाड़ी क्यों देगा? For God's sake सिकंदर, तुम कॉम्प्लेक्स का शिकार हो रहे हो और कोई बात नहीं है। तुमसे ना मेरी तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही। लेकिन मेरी एक बात याद रखना सिकंदर, जिन ख्वाबों की खातिर मैं अपना घर बार, माँ और भाई छोड़ सकती हूँ, तो तुम्हें भी छोड़ सकती हूँ। क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं जी, आपको असल और सच्ची बात बता रही जी। मास्टर ज़ीशान बड़ा चंगा और भरोसे वाला बंदा है जी। उसने आपका एतमाद नहीं तोड़ा, आपकी लाज रखी है। आखिर लाज रखी है, वरना मैं पूछता हूँ उसने लाज रखी है या मेरी जायदाद पर नजर रखी है? ना जी ना, हर बंदे ने जी अपनी कब्र में जाना है। मैं झूठ बोल के मुफ्त का गुनाह क्यों करूं? दरअसल सादिया बीबी मास्टर जी से बहुत मोहब्बत करती है जी। ट्यूशन पढ़ने पढ़ाने से पहले जब सादिया बीबी ने मास्टर जी के आगे अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो उन्होंने डांट दिया। उन्होंने कहा, मैं खुद को तो तोड़ सकता हूं, मगर चाचा इनायत के भरोसे और एतमाद को नहीं। और आइंदा ऐसी बात अपनी जबान पर मत लाना। उसके बाद जी ना वो पढ़ाने आए और ना ही हमारे घर के आसपास से गुजरे हैं जी। ये तो सच कह रही है? जी साहब जी, बिल्कुल सच। साहब जी, मर्जी तो जी आपने अपनी करनी है, मेरी औकात तो नहीं, पर फिर भी सलाह देती हूँ, आप सादिया बीबी की शादी मास्टर ज़ीशान से कर दीजिए। साहब जी, आप अपनी बेटी को खुशी तो दे सकते हैं, पर खुशकिस्मती या खुशहाली नहीं। वैसे भी सियाने कहते हैं कि रिस्क तो औरत का बख्त होता है जी। हो सकता है
हो सकता है सादिया बीबी उस घर में जाए और उसके वक्त ही जाग जाए, मास्टर जीशान को कोई चंगी और कम की नौकरी लग जाए जी। ठीक है, मैं मिलता हूँ मास्टर जीशान से। बाजी एक बात पूछूं? हाँ पूछ। आदमी को जब चोट लगती है तो इसे दर्द होता है ना? नहीं, मजा आता है। पागल दर्द ही तो होता है। और जब ख्वाब टूटते हैं तब भी इसे दर्द होता है? उस वक्त दर्द नहीं होता, बंदा आप ही टूट जाता है। हाँ ये ठीक है, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जीशान भाई टूट से गए हैं। हमेशा कमजोर चीज टूटती है छोटू, और वैसे भी कसूरवार जीशान भाई हैं, चांदनी और उसके घर वाले नहीं। भला स्कूल मास्टर से कौन शादी करेगा? मैं तो कुएं में छलांग लगा दूंगी, मगर कभी किसी स्कूल मास्टर से शादी नहीं करूंगी। पर क्यों बाजी? क्या स्कूल मास्टर इतना बुरा होता है? पागल, बुरा नहीं होता, बदकिस्मत होता है। तू कभी स्कूल मास्टर ना बनना। तुम्हें किसने कह दिया ये? अरे बेटा, उस्ताद तो फरिश्तों से भी अफजल होता है, औलियाओं, वली और पीरों का रहनुमा होता है। इंसान को जानवर से इंसान बनाता है। जानवर को इंसान? वो कैसे अम्मी जी? अरे बेटा, अनपढ़ इंसान जानवर ही तो होता है, पढ़ लिख के इंसान बन जाता है। तो फिर अंकल अनायत ने मासी साहबों वाली बातें क्यों की? अरे बेटा, आजकल इंसान हर चीज पैसे से तोलता है बेटा। बिकने और खरीदने के अलावा इसके पास कुछ नहीं बचा। दुनिया बाजार बन गई है बेटा, और जहां मोतबर वही होता है जिसकी जेब भारी हो। आप कुछ भी कहें अम्मी जी, ना मैं स्कूल मास्टर बनूंगा और ना मैं ज़्यादा पढ़ूंगा। मैं तो बस मैट्रिक करके क्लर्क लग जाऊंगा। बेटा, गिद्ध देखी है तुमने कभी? गिद्ध? हाँ अम्मी जी, जिस दिन 200 कुमार का गधा मरा था उस दिन बहुत सी गिद्धें आई थी हमारे पिंड में, और गधे का सारा गोश्त नोच नोच कर खा गई थी। तो तुम्हें ये देखकर कराहत हुई थी या अच्छा लगा था? मुझे तो मतली होने लगी थी, और 2 दिन तक मेरा खाना खाने को दिल नहीं चाहा। हर कभी कबूतर और फाख्ता को देखकर भी ऐसा ही महसूस हुआ है? नहीं अम्मी जी, मुझे तो कबूतर बहुत पसंद है, और जिस दिन भाई को तनख्वाह मिलेगी मैं छन्नू मुसल्ली से कबूतरों की जोड़ी ले आऊँगा। यही फ़र्क होता है हलाल खाने वालों और हराम खाने वालों में बेटा। गिद्ध बड़े से बड़ा मुर्दार खा जाती है, और कबूतर बेचारा खेतों खलियानों में अपने रिस्क का दाना तलाश करता है। बेटे, अब ये तेरी मर्जी है कि तू बड़ी सी गिद्ध बन जा या फिर छोटा सा कबूतर। देखो बेटा, अगर गिद्ध बनोगे तो लोग इसी तरह कराहत महसूस करेंगे, और अगर कबूतर बनोगे तो लोग प्यार करेंगे, प्यार से पास बिठाएंगे, तुम्हारी बातें सुनेंगे।
अस्सलाम वालेकुम। तू क्या यहाँ आते जाते को सलाम करने के वास्ते बैठी है? जा सो जा। सुबह के गए, आप अब आ रहे हैं। आपका इंतज़ार करना और ये पूछ लेना तो मेरा फ़र्ज़ है ना कि आज का दिन कैसा गुजरा। तेरे बगैर हर लम्हा मेरा बहुत सुकून से गुजरता। जब तू सामने आती है क्यों पूछती है मुझसे ये बेतुकी बातें जो मुझे नहीं पसंद? मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं पूछी। मैंने तो ये भी नहीं पूछा कि वो कौन थी जो सुबह आई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब हर आए गए का हिसाब मांगेगी मुझसे? इतना तो मेरा हक है ना, आखिर आपकी बीवी हूं मैं। तो ये हक है मेरा, मर तो तेरा। बस साहिब जमाल, बस बहुत हो गया। मैं आपकी बीवी जरूर हूं, लेकिन इस तरह जलील करने का आपको कोई हक नहीं है। मर्द ऐसे होते हैं क्या? ओहो, इतनी लंबी हो गई तेरी ज़बान। लगता है कुत्ते की तरह तुझे भी देसी घी और दही हजम नहीं हो रही। चल चल निकल मेरे घर से। वे जाहिद जमाल, वे ना कर, वे ना कर। कोई होश के ना खून ले वे। अम्मा तू चुप रह। ये अब इस घर में नहीं रह सकती। बस कर, मैं कहती हूँ बस कर। चुप कर जाओ। कुछ खुदा का खौफ कर। ना कर, ना कर इस तरह। मुझे भी जहान में जीने जोगा छोड़ दो। जाने दे अम्मा, जाने दे इसे उस मौलवी के घर। रोज रोज पेट भर के खाना खा के इसकी जबान लंबी हो गई है। चंद दिन, सिर्फ चंद दिन ये बातें करेगी ना तो इसकी जबान तो क्या, इसका दिमाग भी सही जगह आ जाएगा। तू हट जा, मैं हट जा, वहां बीच में से हट। मुझसे पूछेगी, मुझसे, जाहिद जमाल से। अम्मा